टूलिया कहती है, एक स्पेशल एबिलिटी। ज्ञान के ज्ञाता न्यूमा भी इसे नहीं पढ़ सकते। और मैंने तो यह सोचकर सहमति दी कि यह एक प्राचीन ग्रंथ है और इससे मेरी छवि अच्छी बनेगी। लेकिन अगर यह अफवाह फैल जाए कि मैं किसी स्पेशल एबिलिटी से गिफ्टेड पर्सन हूँ, तो इससे भी सीरियस ट्रबल खड़ा हो सकता है। और तभी टोलिया स्कल से कहती है, यदि यह इम्पोलाइट न लगे तो क्या मैं पूछ सकती हूँ यह किस प्रकार का दस्तावेज है। और यह सुनकर स्कल कहता है, वह मेरे फादर की विल है। और तभी हम उसकी प्रोफाइल देखते हैं। स्कल्स कमिट, एज 26, यंगेस्ट न्यूमा इन हिस्ट्री। और उसका हिडन सीक्रेट ... अधिक जानकारी के लिए 500 कॉइन खर्च करें। और यह देखकर टूलिया कहती है, मुझे लगता है कि यह रिलीफ की बात है कि यह कोई इंपीरियल सीक्रेट नहीं है। लगता है उसके पास इसके रीजंस हैं, इसलिए मुझे केयरफुल रहना चाहिए और आगे ज़्यादा छानबीन नहीं करनी चाहिए। और तभी वो स्कल से कहती है, मुझे लेटर दे दो, इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं इसका ट्रांसलेट तुम्हारे लिए कर लूँगी। और यह सुनकर स्कल उसे कहता है, सचमुच माय लेडी। पर तभी टोलिया उसे कहती है, हालांकि केवल तभी जब आप मेरी शर्तों को स्वीकार करते हैं। आखिरकार यह एक लेन देन ट्रांजैक्शन ही है। कुछ दिनों के बाद हमें कैरिस को देखते हैं। स्कल स्माइल करते हुए टोलिया से कहता है, जैसे कि एक्सपेक्टेड था, आपको शिक्षा में बहुत रुचि है माय लेडी। डायरेक्ट लाइन पेंडेंट प्राप्त करने के तुरंत बाद व्हाइट टावर का भ्रमण करने की इच्छा होना आप सचमुच एक असाधारण पर्सन है। टोलिया हंसते हुए कहती है, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। और वो मन में कहती है, मैंने उनसे डील के हिस्से के रूप में व्हाइट आइवरी टावर को विजिट करने की व्यवस्था करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि क्राउन प्रिंस जो मेरा टारगेट है वहाँ अक्सर विजिट करते रहते हैं। लेकिन ग्रैंडफादर भी यहाँ क्यों है, यह बहुत ही अनकंफर्टेबल है। प्लीज मुझसे बात मत करो। और यदि आपको व्हाइट टावर में कोई काम है तो कृपया अकेले जाएं। और तभी हम नेक्स्ट सीन में एक लेडी को देखते हैं और तभी वो किसी से कहने लगती है, जल्द ही स्कल्स कमिट व्हाइट टावर में वापस लौटेंगे और इससे आपको प्रशिक्षण मिलने की संभावना है। और तभी वो उसकी ओर देखती है और उसे कहती है, तो उससे पहले आपको यह रियलाइज करना ही होगा, इंपीरियल डिग्निटी के हित में आपको मुझे योर मैजेस्टी कहकर संबोधित करना चाहिए। क्या तुम समझ रहे हो क्राउन प्रिंस? पर वो चुपचाप गुस्से में उस लेडी को देख रहा था। और तभी नेक्स्ट सीन में हम टोलिया को देखते हैं और वो कहती है, मेरे ग्रैंडफादर के साथ एक अनचाही यात्रा, असुविधाजनक और मुश्किल यात्रा का समय बस कुछ पलों के लिए ही था। और फिर हम ज्ञान के सार बे के टावर पर सुरक्षित पहुंच गए। और वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, यह वाकई उतना ही शानदार है जितना लोग कहते हैं। उसे इस तरह खुश देखकर स्कल उसे कहता है, तो फिर यंग लेडी क्या तुम मुझे फॉलो करोगी? मैं आपको धीरे धीरे बेके टावर के बारे में बताऊंगा। पर तभी ग्रैंड ड्यूक उन्हें बीच में टोकते हुए कहता है, नहीं, मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए अकेले आसपास घूमना ही काफी है और तुम मेरे साथ बेके टावर का शीर्ष देखने चलो। और यह सुनकर टोलिया ग्रैंडफादर को देखती है पर स्कल काफी ज्यादा फ्लिंच हो जाता है। वो कहता है, मैं, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? तो ग्रैंड ड्यूक उसे कहता है, हाँ, क्या आप वैसे भी जल्दी यहाँ न्यूमा विभाग में वापस नहीं आ रहे हैं? और हेड से मिलना और उन्हें पहले से अभिवादन करना उचित शिष्टाचार है। और यदि नहीं तो क्या कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आपको मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ अकेले रहना आवश्यक है? और ग्रैंड ड्यूक की गुस्से भरी शक्ल देख के वो कहने लगता है, नहीं ड्यूक, मेरा मतलब। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्कल ग्रैंड ड्यूक के साथ जाने लगता है और टोलिया उन्हें बाय करते हुए कहती है, आपकी यात्रा मंगलमय हो ग्रैंडपा। और स्कल, मैं आसपास खुद देख लूंगी, आप लोग मेरी चिंता मत कीजिएगा। और तभी वो कहती है, फाइनली वे बहुत दूर चले गए। और वो साइड की ओर देखते हुए कहती है, तो क्या मैं अब क्राउन प्रिंस को ढूंढने जाऊं? और वो उस टावर को देखते हुए कहती है, कुछ दिन पहले स्कल के साथ मेरे डील के पेमेंट के रूप में मैंने कहा कि मैं बेके टावर का दौरा करना चाहती हूँ। और गेम में क्राउन प्रिंस मूल रूप से अक्सर बेके टावर पर दिखाई देता था, लेकिन अगर स्कल अपीयर होता था तो वह एक ऐसा करैक्टर था जो 100% शो होता था, क्योंकि मेरे लिए जिसमें के साथ दौड़ में शामिल हूँ एक निश्चित स्थिति महत्वपूर्ण है। और मैंने ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिसमें मैं क्राउन प्रिंस को स्पष्ट रूप से देख सकूं। बेके टावर के अंदर हम टोलिया को देखते हैं। वो सोचते हुए कहती है, बेके टावर में क्राउन प्रिंस के होने की सिर्फ एक ही जगह है, बेके टावर के ठीक अंदर इंपीरियल फैमिली का गार्डन, क्योंकि गेम में मुझे वह हमेशा वही मिलता था, इसलिए अगर मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे उससे मिलने का मौका मिल जाना चाहिए। पर तभी उसे किसी की आवाजें सुनाई देने लगती है। कोई कह रहा था,
तो आप मुझे कह रहे हैं कि अब आप मुझे योर मैजेस्टी नहीं कह सकते। और यह सुनकर वो कहती है यह आवाज़, और वो छुपके से उन्हें देखते हुए कहती है ऐसा लग रहा है जैसे लड़ाई हो रही है, पर कौन है ये। पर तभी वो उस लेडी को देखती है और कहती है यह फेस, क्या ये एम्प्रेस कर्मी है। और वो उस दूसरे पर्सन को देखते हुए कहती है यदि अगर यह कोई ऐसा पर्सन है जो एम्प्रेस से बात कर रहा होगा तो। पर तभी क्राउन प्रिंस एम्प्रेस से कहता है नहीं योर मैजेस्टी द एम्प्रेस, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी माँ स्लोली एक ही पर्सन है और मैं किसी मेड को योर मैजेस्टी कहकर संबोधित कैसे कर सकता हूँ जबकि वह बहुत समय पहले गुजर चुकी है। आखिरकार वह भी एक फर्डिनेंड ही थी। पर तभी यह सुनकर सडन एम्प्रेस उसे जोर से थप्पड़ मार देती है और यह देखकर टोलिया फ्लिंच हो जाती है। और हम एम्प्रेस को देखते हैं जो काफी गुस्से में थी और क्राउन प्रिंस से कहती है जब आपके गाल थोड़े काम हो जाएं तब वापस आना। और यह वह स्थान है जो फॉर्मर एम्प्रेस को पसंद है और यहाँ जल्दी ठंडक हो जाएगी। और यह देखकर टोलिया कहती है माय गुडनेस, मुझे पता था कि क्राउन प्रिंस और एम्प्रेस कर्मी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि वह इतनी भयानक होगी। ओलिविया फर्डिनेंड की बायोलॉजिकल मदर और फॉर्मर एम्प्रेस एक ब्यूटीफुल और बुद्धिमान महिला थी और एम्पायर के एक प्रतिष्ठित फैमिली की सबसे छोटी डॉटर होने के नाते उसकी शालीनता और बुद्धिमत्ता पूरी तरह से त्रुटिहीन थी और स्वाभाविक रूप से उन्हें एम्पायर की एम्प्रेस के रूप में क्राउन पहनाया गया। तथापि द करंट एम्परर अलेक्जेंड्रो हमेशा किसी न किसी तरह असंतुष्ट रहता था और इसका कारण यह था कि वह एम्प्रेस के प्राउड और कोल्ड पर्सनालिटी को डिसलाइक करता था। और समय बीतने के साथ साथ एम्परर अलेक्जेंड्रो का ध्यान दूसरी महिलाओं की ओर जाने लगा। जिस महिला के साथ उसका अफेयर था वह कोई और नहीं बल्कि एम्प्रेस की मेड कर्मी थी और उस अफेयर से कर्मी दूसरे राजकुमार की मां बनने पर गर्भवती हो गई और एम्प्रेस ओलिविया इतने सदमे में थी कि उसका गर्भपात होते होते बचा। और उस इंसिडेंट के बाद एम्प्रेस ओलिविया ने अपार डिवाइन पावर प्रदान करने की प्रार्थना की गर्भ में पल रहे बेबी की सुरक्षा के लिए। पर हालांकि महारानी के प्रयासों के कारण बच्चे का जन्म सुरक्षित रूप से हुआ पर एम्प्रेस ओलिविया की मृत्यु बच्चे को जन्म देने के 5 साल से भी कम समय के भीतर हो गई और इस प्रकार जन्म लेने वाला बच्चा फर्डिनेंड था। शुरू में तो वह बेहद स्वस्थ प्रतीत होता था, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों के कारण वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, डिवाइन पावर ओवरलोड। यह सिम्टम डिवाइन पावर के ओवरलोड के कारण विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं का कारण बनता है। लगातार सिर दर्द और रुक रुक कर सुनने की क्षमता में कमी और टिनिटस, कान में बजने की आवाज़। इसके अलावा इस झूठी अफवाह के कारण कि डिवाइन पावर के ओवरलोड से सफरिंग लोगों का जीवन बहुत कम होता है और फर्डिनेंड को उन लोगों से लगातार खतरा बना हुआ था जो उनकी पोजीशन पर नजर गड़ाए हुए थे। और वो उदास होते हुए कहती है और आज मेरा इरादा सिर्फ अनौपचारिक रूप से किसी से जान पहचान बनाने का था, लेकिन स्थिति मेरी सोच से भी बदतर है।